हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म GME। और आज अपने NCERT सॉल्यूशंस की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए हम पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर। इससे पहले हम लोगों ने अपना लाइफ प्रोसेस नाम का चैप्टर खत्म किया है, उसके एक एक क्वेश्चंस को हमने देखा है। देखो, अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ ना, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ही पढ़नी है और डायग्राम्स ही देखने हैं। डायग्राम्स के हर एक चीज़ों को याद करके चलते रहना है, क्योंकि जहाँ तक मैं साइंस के एक बायो के पोर्शन की बात करती हूँ, तो या तो बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार ही करते हैं बायोलॉजी से, या फिर बिल्कुल नफरत ही करते हैं। रीजन बीइंग ये आपके मिड का है ही नहीं, इट्स ऑल थ्योरी। अगर आप थ्योरी में अच्छा कर सकते हो, अगर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो बायो बच्चों की फेवरेट रहती है। और उसका यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल आंसर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम अपनी इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज बायो के सेकेंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर पहुंच गए हैं। आई होप आप लोगों ने इस चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा। आई होप आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे हो और अब इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को डिटेल्ड सोल्यूशन उसका बेसिकली करने के लिए आप लोग तैयार हो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को देखते चलेंगे, हर क्वेश्चन के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है उसको हम लोग वन बाय वन सॉर्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है, बिना कॉपी पेन लिए, एज आई ऑलवेज से, प्लीज बिल्कुल भी मत बैठना, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप लोग बिना कॉपी पेन लिए बैठते हो तो आप चीजों को ढंग से याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, बिना रिवीजन के और बिना कॉपी पेन लिए बिल्कुल भी मत बैठना। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर के NCERT सॉल्यूशंस विच इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले तो हम लोग आने वाले हैं इसके सॉल्यूशंस के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। ठीक है, आप लोगों को पता है कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं इस चैप्टर के अंदर। बेसिकली आपको आपका क्वेश्चन भी बनता है हॉर्मोन्स को लेकर, कि ग्लैंड्स को या फिर रिफ्लेक्सेस को, रिसेप्टर्स का और हॉर्मोन्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये सब आप लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हो। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है नाम है इस चैप्टर का, इस नाम के अंदर ही आप लोग बहुत सिंपल सी चीज देखते हो कि आपकी बॉडी किस तरीके से कंट्रोल में रहते हुए कोऑर्डिनेशंस करती है। स्टिमुलाई, रिसेप्टर्स, हॉर्मोन्स, इन सब का क्या काम होता है आपकी बॉडी के ऊपर, इस चीज के ऊपर आपका ये चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, तो चलो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक प्लांट हार्मोन है। अगर मैं इंसुलिन की बात करूं तो सबको अवेयरनेस इस चीज को लेकर रहनी चाहिए है कि इंसुलिन ऑफ कोर्स आपके ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होता है, मतलब आप में ही प्रेजेंट होता है। थायरॉक्सिन अगेन ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट है, ऑस्ट्रोजन भी, और इसके बाद बचता है आपके पास ऑप्शन नंबर डी विच इज साइटोकिनिन। ठीक है, यही है आपका प्लांट हार्मोन। बहुत सिंपल सा इसका आंसर था। MCQ अगर बायो की बात करें ना, तो या तो आपको पता ही होगा या फिर आपको पता ही नहीं होगा। इसका सिंपल सा है, अगर आपको आता है सीधे नंबर, नहीं आ रहा है तो पूछ के नंबर, है ना। और अगर नहीं पूछ पा रहे हो तो गवा दो अपना नंबर, है ना। तो देखो, प्लांट हार्मोन में डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका एक प्लांट हार्मोन है। किस में हेल्प करता है? सेल डिवीजन में और ग्रोथ वगैरह में हेल्प करता है। इसके अलावा इंसुलिन हमारी बॉडी के शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। थायरॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड, एंड देन ऑस्ट्रोजन, ये फीमेल का हार्मोन आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान था, आपको सिर्फ बताना था कि प्लांट हार्मोन बेसिकली कौन सा है इन सबके अंदर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। अब आपके दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को क्या बोलते हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने मतलब घोट के पी जाना उसको। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कैसे आपको उसको फॉर्म करना है, कौन से बॉडी पार्ट को हम लोग, कौन से न्यूरॉन के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो चलो, दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप होता है, क्या होता है? ऑप्शन देखो, डेंड्राइट, सिनेप्स, एक्सॉन, इम्पल्स। चार आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, दो न्यूरॉन्स के बीच का आपको गैप बताना है, क्योंकि उसी गैप के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे ट्रांसफर होती है, एंड द ऑप्शन इज सिनेप्स। आपके जो दो न्यूरॉन्स होते हैं, दिस इज बेसिकली, ये मान लो आपका, ये आपका होता है पहला न्यूरॉन। ठीक है, मैं बस ऐसे रफ एक डायग्राम बना रही हूँ, ये उसकी बॉडी होती है। ठीक है, ये वाली बॉडी होती है, ये उसका बेसिकली हेड हो गया है। ठीक है, तो दूसरा जो आपका न्यूरॉन होगा और जो ये पहला है, इनके बीच में जो ये गैप होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्स। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता ही है, या फिर ये पता होना ही चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अगर आप लोग न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो टाइनी गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो टाइनी गैप होता है, जो छोटा गैप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जहाँ पे कि नर्व इम्पल्सेस जो होती हैं, वो नर्व इम्पल्सेस को क्या करती है? सेंड करती हैं, भेजती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्स। क्लियर हुई? चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर
थर्ड के ऊपर द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। सबसे आप सभी लोगों को पता होगा कि आपकी बॉडी का जो मेजर कंट्रोलिंग सिस्टम है, जो मेजर आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करवाता है, दैट इज ब्रेन। ब्रेन आपकी बॉडी को, पूरी ही बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है, विच आई थिंक एवरीबॉडी इज नोन ऑफ। ठीक है, तो जो आपका ब्रेन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, पहला ऑप्शन सिर्फ सोचने के लिए, ऑप्शन नंबर बी रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, आपकी हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी बैलेंसिंग द बॉडी, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। देखो ये तीनों ही ऑप्शंस आपकी नॉर्मल बॉडी के कंट्रोलिंग चीजों के बारे में बता रहे हैं। सोचना, अगेन सबसे बड़ा काम दिमाग का ही होता है सोचने का, है ना। रेगुलेटिंग द हार्ट बीट को रेगुलेट करने का काम ब्रेन का ही होता है। पंप करने का काम बेसिकली हार्ट का होता है, आपकी बॉडी में जो पंपिंग होती है वो हार्ट की वजह से होती है, हार्ट बीट बेसिकली जो जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एंड थर्ड बैलेंसिंग द बॉडी, अगर आपकी बॉडी का ब्रेन कंप्लीटली फंक्शन नहीं कर पाएगा तो आपकी बॉडी के ऊपर से आप कंट्रोल ही खो देंगे। ठीक है, तो इसका अगेन आंसर हो जाएगा डी, विच इज ऑल ऑफ द अबव। आपकी बॉडी का जो ब्रेन पार्ट है, जो ब्रेन है बेसिकली, वो बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इन तीनों चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ में आई ये चीज? ठीक है, तो तुम लोग भी थोड़ा अपने दिमाग का ख्याल रखा करो। ओके, ऑप्शन नंबर डी अगेन आंसर, ऑल ऑफ द अबव। डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं ब्रेन के वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, एंड एज अ होल बॉडी हमारी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के थ्रू चल पाती है। अब आपके 3 मेजर क्वेश्चन एमसीक्यू जो थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो हो चुके हैं खत्म। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के ऊपर। तो फोर्थ क्वेश्चन बोलता है कि क्या फंक्शन है रिसेप्टर्स का आपकी बॉडी में। आपके पास एक टर्म आती है रिसेप्टर्स। अब ये रिसेप्टर्स भाई होता क्या है, ये चीज आप लोग प्लीज ध्यान रखना। रिसेप्टर के नाम में ही आप लोगों को कहीं ना कहीं दिख रहा है रिसीविंग। ठीक है, तो रिसेप्टर्स बेसिकली वो ऑर्गन्स होते हैं जहां पर कि किसी भी स्टिमुलाई को, किसी भी रिएक्शन को, किसी भी दूसरी पर्टिकुलर चीज को रिसीव किया जाता है। समझ में आया? तो रिसेप्टर का मेजर फंक्शन जो होता है वो यही है, रिसीविंग पार्ट। बेसिकली आप किसको बोल सकते हो? रिसेप्टर्स को। तो आपसे बोला है कि फंक्शन क्या होता है रिसेप्टर्स का, और आपको ऐसी सिचुएशंस के बारे में सोचना है जहां पे कि रिसेप्टर्स काम ही नहीं करते हैं। अगर रिसेप्टर्स पर्टिकुलरली या प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं तो क्या आपकी बॉडी पर उसका इफेक्ट आ सकता है? बहुत बड़ा इफेक्ट आ सकता है जी। ठीक है, सबसे पहला, रिसेप्टर्स आर स्पेशल सेल और नर्व्स एंडिंग। ठीक है, स्पेशल सेल्स होती हैं, नर्व एंडिंग होती है। ठीक है, जो डिटेक्ट करती है चेंजेस को। अब ये चेंजेस क्या होते हैं? स्टिमुलाई। ठीक है, रिसेप्टर्स क्या करते हैं? उस चेंजेस को, जो भी चेंज आपकी सराउंडिंग में हुआ है, उस चेंज को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, यही आपसे यहाँ पर बोला गया है। दे सेंड मैसेजेस, ये मैसेजेस को सेंड करते हैं कहाँ पे? या तो ब्रेन पे या फिर स्पाइनल कॉर्ड पे। ठीक है, अब आते हैं फंक्शंस पे। रिसेप्टर्स के क्या फंक्शंस होते हैं? मैंने बता दिया आप लोगों को। जो रिसेप्टर्स होते हैं, आपकी सराउंडिंग में जो भी चेंज हुआ है उस चेंज को डिटेक्ट करने का काम किसका होता है? रिसेप्टर्स का। ठीक है, स्पेशल सेल्स या फिर नर्व सेंडिंग जो बेसिकली क्या देखती हैं कि आपके सराउंडिंग में क्या चेंज हुआ है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ रिसेप्टर्स। जैसे कि आपकी आईज डिटेक्ट करती है लाइट को, एयर डिटेक्ट करते हैं साउंड को, नोज डिटेक्ट कर लेती है स्मेल को, एंड सो। ठीक है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो रिसेप्टर होते हैं उनकी वजह से ये हो रहा है। अगर आपकी आईज आपके आसपास में चेंज बेसिकली देख रही है, अगर आपकी आईज आसपास लाइट देख रही है, ठीक है, तो क्योंकि वो रिसेप्टर की तरह काम कर रही है इसीलिए देख पा रही है। समझ में आई? अब आपको बोला है प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम कौन कौन सी होंगी अगर रिसेप्टर्स प्रॉपरली काम ही नहीं कर रहे हैं तो, है ना। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम होंगी? सबसे पहला, हम लोगों को पेन या फिर हीट प्रॉपरली फील होगा ही नहीं। मैम ये तो बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। डैमेज पूरा होगा, सिर्फ आपको फील नहीं होगा, तो ये उतना ही ज्यादा खतरनाक है। कभी कभी क्या होता है, अगर आप लोगों ने किसी भी गर्म चीज के ऊपर हाथ रख दिया गलती से, तो तुरंत आपका हाथ पीछे हट जाता है। क्यों हटता है? क्योंकि रिसेप्टर्स जो होते हैं आपकी बॉडी के अंदर के, वो क्या करते हैं? वो उस चेंज को डिटेक्ट कर लेते हैं। वो एकदम बता देते हैं कि भाई खतरा है यहाँ पे, अपना हाथ पीछे कर लो। ठीक है, अगर आपने कभी भी कोई रोप पड़ी हुई देखी, रस्सी पड़ी देखे, तो आपको लगता है कि वो सांप है। 1 मिलीसेकंड के लिए क्या लगता है कि वो सांप हो सकता है ना। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी बॉडी में जो बेसिकली जो ब्रेन है या फिर आपकी बॉडी के जितने भी रिसेप्टर्स है, वो उस चीज को, उस इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं? डिटेक्ट कर रहे हैं, और आपके ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि वो सांप भी हो सकता है। ये डिटेक्ट आप लोगों ने बेसिकली जो चेंज है इसको डिटेक्ट कर लिया है। जैसे ही आपने चेंज डिटेक्ट किया तो आपकी बॉडी क्या करती है? उस पर फंक्शन करना शुरू कर देती है, एंड एज अ रिजल्ट आप अपने आप ही भागने लगते हैं। आपको पता चल जाता है कि ये स्नेक है, ये डेंजर है। समझ में आया? स्नेक का एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सरपेंट। ठीक है,
सरपेंट भी बोला जाता है बहुत, मतलब इंग्लिश में एक टर्म होती है सरपेंट नाम की, जो बेसिकली स्नेक के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो मैं थोड़े थोड़े तुम्हें वो कैप के सेशंस भी देती रहूंगी बीच बीच में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं कहाँ पे थी, मैं रिसेप्टर्स के ऊपर थी कि जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके आसपास में जो आपकी सराउंडिंग्स है उसमें क्या चेंज हुआ है उनको डिटेक्ट कर लेते हैं, है ना। आपने रस्सी देखी, आपके दिमाग ने डिटेक्ट किया कि शायद वो सांप हो सकता है या मे बी वो सांप ही है। ठीक है, तो क्या किया उसने, डेंजर को डिटेक्ट कर लिया, आपको इन्फॉर्म कर दिया, एंड एज अ रिस्पॉन्स आपकी बॉडी क्या करेगी, वहां से भाग जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली, अगर आपके रिसेप्टर्स ढंग से काम ही नहीं करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा कि आपकी बॉडी जो है वो कोई भी पेन को फील नहीं कर पाएगी, या फिर हीट को प्रॉपर्ली फील नहीं कर पाएगी, या फिर डेंजर को प्रॉपर्ली देख ही नहीं पाएगी, रिएक्ट ही नहीं कर पाएगी, रिएक्ट ही बहुत देर में जाके करेगी। समझ में आया। वी मे फेल टू रिस्पॉन्ड टू डेंजर। मैंने सांप देख लिया, मेरे दिमाग में रिसेप्टर ने काम ही नहीं किया कि वो सांप हो सकता है, मैं भागूंगी नहीं, पता लगा सांप आया काट के भाग गया, सांप का काम हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, इसीलिए जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं दे आर इंपॉर्टेंट टू डिटेक्ट द डेंजर। ठीक है, वही आपके डेंजर को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, विजन एंड हियरिंग प्रॉब्लम्स में अगर आपको विजन की प्रॉब्लम, मतलब देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, फील करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसकी वजह से, अगर रिसेप्टर्स कंप्लीटली या प्रॉपरली काम नहीं करेंगे तो। एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, अगर आपके स्किन रिसेप्टर्स फेल हो जाते हैं तो कोई भी एक पर्सन जो है अगर वो किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को, किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट को टच करेगा तो उसको हीट एक्चुअल में फील ही नहीं होगी और उसकी वजह से उसको बर्न हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है रिसेप्टर्स को लेके कि रिसेप्टर्स होते क्या हैं, उनके फंक्शन क्या है, और अगर वो काम करना बंद कर दे तो क्या हो सकता है। तो मैंने आपको प्रॉपर उसका आंसर बता दिया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। आपको न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर जो है वो क्या करना है, डिफाइन करना है और ड्रॉ करना है, एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, और उसके फंक्शन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, क्या देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर है क्या। ठीक है, ये देखो, ये देखिए, ये है आपका न्यूरॉन। पहले स्ट्रक्चर ही देख लो तुम लोग फटाफट से। ठीक है, क्या है ये है आपका न्यूरॉन। ठीक है, ये क्या है, ये जो आपकी, ये जो है ये डेंड्राइट्स है, ये जो लाइंस आप लोग देख रहे हैं ये डेंड्राइट्स है। ठीक है, ये आपका सेल की बॉडी है, ये जो आपको दिख रही है इधर, ये न्यूक्लियस है बीच में, ये एक्सॉन है, ये पूरी की पूरी बॉडी जो आप लोगों को दिख रही है ये एक्सॉन है, और एंड में आपको एक्सॉन के टर्मिनल्स दिख रहे हैं जहां पर कि आपको दिखेगी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो यहीं से दूसरे की तरफ पास हो रही है। ये एक न्यूरॉन है, ऐसे ही इसी का हेड बेसिकली इस न्यूरॉन को उठा के यहाँ पे लगा दो तो क्या हो जाएगा, पूरी ही आपको बहुत सारी नर्व्स जो है, जो न्यूरॉन्स है वो दिख जाएंगे। अब यहीं से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पूरी की पूरी जाती है दूसरे न्यूरॉन की तरफ, और ऐसे ही आपका नर्वस सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, जिसमें कि आपको सेल का पता होना चाहिए, सेल बॉडी का पता होना चाहिए, डेंड्राइट का पता होना चाहिए, न्यूक्लियस का पता होना चाहिए, एक्सॉन की बॉडी का पता होना चाहिए, और ये जो एंडिंग में आपको एक्सॉन के टर्मिनल्स दिख रहे हैं इनका पता होना चाहिए। ये डायग्राम जरूरी है, ध्यान में रखना, क्योंकि बायोलॉजी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स। इन द एंड आपको डायग्राम्स का पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किसका, न्यूरॉन का, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अब करते हैं इसको छोटा और आते हैं इसके फंक्शंस वगैरह के ऊपर। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, डेंड्राइट क्या करते हैं, रिसीव करते हैं मैसेजेस को। क्या करते हैं डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं मैसेजेस को। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, चलो, डेंड्राइट्स आपके रिसीव करते हैं मैसेजेस को। फिर आपकी सेल बॉडी होती है, दिख रही है, ये सेल बॉडी है, ये क्या करती है, न्यूक्लियस को, बेसिकली इसके अंदर में न्यूक्लियस होता है। उसके बाद एक्सॉन जो कि मैसेजेस को कैरी अवे करता है, मतलब कि ये आपके, ये एक्सॉन है, ये मैसेजेस को लेके जा रहा है यहाँ से। ठीक है, सिंपल फ्लो देखने को मिलता है। तो डेंड्राइट, ये आपके डेंड्राइट है, डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन आएगी सेल की बॉडी में और फिर यहाँ से वो पास हो जाएगी। सिंपल आपको दिख रहा है, ये आपकी नर्व एंडिंग है और यहाँ से आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफर हो जाएगी। फंक्शन क्या होता है, एक न्यूरॉन जो है वो नर्व इम्पल्सेस को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता है। बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। किसको, बेसिकली इम्पल्सेस को, बेसिकली किसको, जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिली है। ठीक है, नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन थिंकिंग, सोचने में मदद करता है, मूवमेंट में मदद करता है, रिफ्लेक्स एक्शन में मदद करता है और सेंसेशन में मदद करता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी बता दिया है। फंक्शन क्या है,
ये क्या करते हैं, नर्व इम्पल्सेस को बॉडी के एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक ट्रांसफर करते हैं। इसी की वजह से हम लोग सोच पाते हैं, मूवमेंट हो पाता है। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं, जब आपने कोई भी गर्म चीज को टच किया तो तुरंत आपका हाथ पीछे हो जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से। सेंसेशंस आप लोगों को होती हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी काफी आसानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज फोटोट्रॉफिज्म अकर इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर फोटोट्रॉफिज्म किस तरीके से होता है, फटाफट से देख लेते हैं। फोटोट्रॉपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट, प्लांट के पार्ट का एक मूवमेंट, कहां पर, इन रिस्पॉन्स टू लाइट, ठीक है। एक सनफ्लावर होता है बेसिकली, आप लोग देखेंगे कि जहां पर भी सन की लाइट होती है वहीं पर उसका अपने आप जो फेस होता है सनफ्लावर का, वो अपने आप वहीं पर मूव कर जाता है, अपने आप वहीं पर अपना फेस कर लेता है वो, है ना। तो दैट इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉपिज्म। समझ में आया। अब प्रोसेस क्या होता है, प्लांट बेसिकली एक हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, उस हार्मोन का नाम होता है ऑक्सिन। क्या नाम होता है, ऑक्सिन। तो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं एक हार्मोन को जिसका नाम है ऑक्सिन। यही जो ऑक्सिन है ये मूव करता है शेडेड साइड की तरफ, जहां पर धूप नहीं है, ठीक है। सेल्स ऑन द शेडेड साइड ग्रो फास्टर, वो सेल्स जो कि शेडेड साइड पे हैं वो जल्दी से ग्रो करेंगे। द प्लांट बेंड्स टूवर्ड्स लाइट, और एज ए रिजल्ट जो आपका प्लांट है जहां पर लाइट है वो उधर की तरफ बेंड कर जाएगा। समझ में आया कि क्या होता है फोटोट्रॉपिज्म। ये बेसिकली एक मूवमेंट होता है प्लांट का जो कि लाइट के रिस्पॉन्स में होता है। सनफ्लावर का एग्जांपल सबको पता होगा, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो प्लांट्स हैं वो एक हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिन, ठीक है। ये क्या करता है, ये मूव कर लेता है प्लांट को ऑन द शेडेड रीजन, और एज अ रिजल्ट जो आपका प्लांट होता है वो लाइट की तरफ बेंड कर जाता है। क्लियर हुई ये चीज। तो आगे बोला है, एग्जाम्पल दे रखा है, द शूट ऑफ अ प्लांट बेंड्स टूवर्ड्स द सनलाइट, ठीक है। ये एग्जाम्पल दे रखा है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिए हैं, तालियां आप लोग, आप तक भी बने हुए वीडियो के अंदर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7, विच सिग्नल्स विल गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी इंजरी हो जाती है तो कौन सा सिग्नल डिसरप्ट होगा, कौन सा सिग्नल काम करना बंद करेगा या फिर उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग पर असर पड़ेगा, ये आपका क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर देख लेते हैं। द सिग्नल्स पासिंग बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी पार्ट्स थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड विल बी डिसरप्टेड। अब देखो होता क्या है कि आपके ब्रेन तक जितने भी सिग्नल्स पहुंचते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से अगर पहुंच रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा मैसेज, कोई भी ऐसे सिग्नल जो स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते से पहुंचते हैं वो क्या हो जाएंगे, डिसरप्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद इफेक्ट क्या है, रिफ्लेक्स एक्शंस में स्टॉप, क्योंकि जितने भी आपके रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो आपके दिमाग तक पहुंचते हैं वाया स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी है तो आपके रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो शायद बंद हो जाए, वो शायद काम करना ही बंद कर दे, ये डिसरप्ट हो जाए, ठीक है। सेंसेशन बिलो द इंजर्ड एरिया में बी लॉस्ट, जहां पर भी आपको इंजरी होगी उसके थोड़े से बिलो में, थोड़े से नीचे आपको सेंसेशन फील होनी बंद हो जाएगी, आपको वहां पे सेंसेशन फील नहीं होगी जहां पर भी आपको इंजरी है, ठीक है। मसल्स में नॉट वर्क प्रॉपरली, जो आपके मसल्स हैं शायद प्रॉपरली वो काम ना करें, कब, जब आपको स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो जाएगी। समझ में आया। नेक्स्ट है, मूवमेंट में बिकम डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल, मूवमेंट शायद आपका इम्पॉसिबल हो जाए या फिर डिफिकल्ट हो जाए, डिपेंड्स अपॉन द इंजरी। समझ में आया। एग्जाम्पल बता रखा है, अ सीवियर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कैन कॉज पैरालिसिस, पैरालिसिस सबको पता है ना। तो ये वही सिचुएशंस होती हैं, वही सिचुएशन है बेसिकली जहां पर किसी भी पर्सन की जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इंजर्ड हो चुकी है बाय एनी मीन्स। क्लियर हुई। तो क्वेश्चन था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7, विच इज कि स्पाइनल कॉर्ड में अगर इंजरी है तो क्या क्या चीजों में आपको डिसरप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी चीज है कि अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड खराब हो चुकी है, इंजर्ड हो चुकी है, तो जितने भी सिग्नल्स उसकी हेल्प से ब्रेन तक पहुंचते हैं वो सारे सिग्नल का रास्ता बंद हो जाएगा, वो डिसरप्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपको बता रखा है उसके इफेक्ट्स, क्या इफेक्ट हो सकते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन जितने भी होते हैं वो शायद बंद हो सकते हैं, सेंसेशन आपको शायद फील होनी बंद हो जाए, मसल शायद काम ना करे, या फिर मूवमेंट भी बॉडी का ना हो पाए, जो कि यूजुअली पैरालिसिस की सिचुएशन में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर जो ये केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये किस तरीके से होता है उसके ऊपर क्वेश्चन है। आते हैं इसके आंसर के ऊपर। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स अकर्स विद द हेल्प ऑफ प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स की मदद से ही प्लांट के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कैरी आउट हो पाता है, ठीक है। दीज हार्मोन्स कंट्रोल, यही जो हार्मोन्स होते हैं कंट्रोल करते हैं, क्या कंट्रोल करते हैं, ग्रोथ, फ्लावरिंग, प्लांट फॉर्मेशन, रिस्पॉन्स टू द लाइट एंड ग्रेविटी। अब क्या होता है,
जितने भी आपके फ्लावरिंग फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जो उनकी फॉर्मेशन होती है, उनका जो रिस्पॉन्स है लाइट को लेके, वो किससे होता है? ऑक्सीजन से। अगेन बताया मैंने आपको, फोटोट्रॉपिज्म ऑक्सीजन की वजह से होता है ना। ग्रोथ, और इसके बाद है स्टेम इलोंगेशन, साइटोकिनिन, सेल डिवीजन। ओके ग्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको हॉर्मोन्स के नाम बताए गए हैं, ठीक है। ये हॉर्मोन्स क्या करते हैं? इन हॉर्मोन्स के अलग अलग फंक्शन है। जैसे कि आपका ऑक्सीजन है, फोटोट्रॉफिज्म नाम का जो प्रोसेस है वो इसी की वजह से हो पाता है, ठीक है। स्टेम की इलोंगेशन कौन करता है? गिब्रेलिन करता है। साइटोकिनिन सेल डिवीजन में हेल्प करता है। समझ में आई? तो ये है आपका बेसिकली केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स। इसमें आपको हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। सारे हार्मोन्स आपको पता होने चाहिए, क्या क्या उनके फंक्शंस है वो आपको पता होने चाहिए। क्लियर हुई ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म? किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या जरूरत है? किसकी? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। व्हाट इज द नीड ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन एनी ऑर्गेनिज्म? ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा लॉजिकल और सिस्टमैटिक सा इसका आंसर होने वाला है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हेल्प्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स वर्क टुगेदर प्रॉपर्ली। आपकी बॉडी प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अगर होगी तो प्रॉपरली काम कर पाएगी, अदरवाइज इट वोंट बी एबल टू वर्क प्रॉपरली, ठीक है। इसके बाद जरूरत क्या है इसकी? टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द सराउंडिंग। आपके आसपास में जितने भी सराउंडिंग्स हैं बेसिकली, उसके हिसाब से अगर आपको चेंज होना है तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम ही काम करता है, ठीक है। आपका अगर बॉडी का और माइंड का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो यू कैन नॉट सर्वाइव। आप लोग फ्रूटफुल तरीके से सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो नीड क्या है? आपके आसपास में जितनी भी चेंजेस हो रहे हैं उनसे रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है इसकी। टू मेंटेन बैलेंस इनसाइड द बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जरूरत होती है इसकी। टू कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटीज, जितनी भी आपकी बॉडी एक्टिविटीज, अगर आप रनिंग भी कर रहे हो ना तो उसमें भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत आपको है। क्यों है? क्योंकि अगर आपको भागना है तो आपका दिमाग और आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपका बेसिकली आपका ब्रेन और आपकी जो बॉडी है वो क्या कर रही है? एक साथ में फंक्शन को परफॉर्म कर रही है। एक साथ उसका फंक्शन क्या कर रहा है? काम कर रहा है, एक साथ कोऑर्डिनेशन हो रहा है। अगर आपके ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन होगा ही नहीं तो आपकी बॉडी प्रॉपरली भाग भी नहीं सकती है। समझ में आई ये चीज? तो टू कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटीज टू इंश्योर सर्वाइवल। अगर आपकी बॉडी ढंग से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर ही नहीं पाती है तो यू कैन नॉट सर्वाइव। समझ में आई ये चीज? एग्जाम्पल, वेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, जब हम किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, जो नर्वस सिस्टम है उसको क्विकली पता चल जाता है, जल्दी से पता चल जाता है क्या कि अब हमने गर्म चीज को टच कर लिया है या छू लिया है। और नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट करता है विड्रॉल ऑफ द हैंड। आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, बेसिकली कोऑर्डिनेशन करता है विद द बॉडी। आपके दिमाग में तक सिग्नल पहुंचता है, तुरंत आपका जो हाथ है वो क्या कर लेता है? अपने आप को विड्रॉ कर लेता है, आपका हाथ अपने आप पीछे की तरफ मूव करने लगता है। क्लियर हुई ये चीज? तो यही जरूरत होती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। अगर आपकी बॉडी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में लैक कर जाती है तो यू कैन नॉट सर्वाइव प्रॉपर्ली, क्योंकि बहुत सारे जितने भी रिस्पॉन्ड होते हैं आपके आसपास में, जितने भी चेंजेस होते हैं, उससे किस तरीके से आपकी बॉडी डील करेगी वो इसी सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। समझ में आई? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ आर इनवॉलंटरी एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शंस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? अब आप दो तरीकों के एक्शंस पढ़ते हो। पहला है आपके पास में इनवॉलंटरी एक्शंस एंड देन है रिफ्लेक्स एक्शंस, ठीक है। इनवॉलंटरी क्या होता है? जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शंस, ये भी देखो फटाफट से इनको समझते हैं। पहला इनवॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शंस में क्या होता है? ये ऑटोमेटिकली होते हैं विदाउट इवन थिंकिंग। आप इनको कंट्रोल नहीं करते हो, इनके बारे में सोचते नहीं हो। समझ में आई? आपके कान है अपने आप सुनते हैं, आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो। आपकी धड़कन है अपने आप चल रही है, यू आर नॉट कंट्रोलिंग दैट, ठीक है। आपकी आंखें हैं अपने आप देख रही हैं, आप बिना आप ऐसा तो नहीं है कि आप मेरे को सोचना है कि मैं देखूं, ऐसा नहीं होता। आंखें अपने आप देख रही है ना। तो चलो, तो सबसे पहला क्या पॉइंट है कि ये अपने आप होते हैं, दे अकर ऑटोमेटिकली, ठीक है, विदाउट थिंकिंग। आपको पर्टिकुलरली सोचने की जरूरत इन पे नहीं होती है, ठीक है। कंट्रोल्ड मेनली बाय ब्रेन, ब्रेन के थ्रू इनको कंट्रोल किया जाता है मेनली, ठीक है। कॉन्टिन्यूस एक्शंस होते हैं। एग्जांपल दे रखा है आपको, हार्ट बीट या फिर ब्रीदिंग। आप लोग सांस ले रहे हो, सोच के नहीं लेते हो कि मेरे को सांस लेनी है, सोचना है तभी हो रहा है। ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी सांस ले ही रही है, ऑटोमेटिकली आपका हार्ट बीट कर ही रहा है, ऑटोमेटिकली आपके कान आवाज को सुन ही रहे हैं। क्लियर हुई ये चीज? चलो, तो ये होता है आपके इनवॉलंटरी एक्शंस। अब आते हैं आपके रिफ्लेक्स एक्शंस की तरफ। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं?
ये सडन ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं होता कि दे आर ऑटोमेटिक, नो, दे आर सडन। जैसे ही आपने अपने आसपास में, आपकी बॉडी ने, आपके रिसेप्टर्स ने जैसे ही चेंज को डिटेक्ट किया, तुरंत आपकी बॉडी क्या कर लेती है, उस पर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी। और जो ये सडन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होते हैं, इनके ऊपर भी आपका कंट्रोल नहीं होता, लेकिन ये सडन होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं और सडन होते हैं, अचानक से होते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स होता है टू स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है, जो चेंज आपके आसपास में हुआ है, दैट इज द स्टिमुलस, ठीक है। कंट्रोल्ड मेनली बाय स्पाइनल कॉर्ड। कैसे कंट्रोल किया जाता है इनको, स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से। वेरी क्विक इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस, ठीक है। अगर आपने देखा कि वहां पे रस्सी है, आपके दिमाग में बहुत मिली सेकंड तक आपको लगा कि वो सांप हो सकता है, आपने तुरंत डेंजर को डिटेक्ट कर लिया, तुरंत आपके पैर खड़े हो गए, भागना है मेरे को, समझ में आया। तो जो मैसेज है आपका, जो इमरजेंसी आपका रिस्पॉन्स आया है, वो स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से आया है, ठीक है। और ये आपके रिफ्लेक्स एक्शंस हैं। क्लियर हुआ। तो आई होप आप लोगों को इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। इनवॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं ये ऑटोमेटिक होते हैं, बिना सोचे समझे होते हैं, समझ में आया। लेकिन ये सडन मूवमेंट्स होते हैं, सडन चेंजेस होते हैं, और ये एज अ रिस्पॉन्स होते हैं। किसके रिस्पॉन्स में होता है, स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में होता है। क्लियर हुई ये चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर आप लोगों को नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम में, उनके मैकेनिज्म में बेसिकली क्या करना है, कंपेयर करना और फिर कॉन्ट्रास्ट करना है उनको। फटाफट से देख लेते हैं इसको भी। आंसर है इसका नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होता है वो इम्पल्सिस मैसेजेस को, मतलब कि वो मैसेजेस को एक जगह से, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफर करता है। uses nerve impulses messages and travel through neurons, very fast response, short lasting effect, ठीक है। यहां तक है आपका क्या, नर्वस सिस्टम। यहां पर आपके नर्व इंपल्सेस जो होते हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं थ्रू न्यूरॉन्स, समझ में आई। हॉर्मोन्स क्या होता है, हार्मोनल सिस्टम जो होता है ये यूज करता है हॉर्मोन्स को। हार्मोनल सिस्टम हॉर्मोन्स को यूज करते हैं। ये हॉर्मोन्स जो होते हैं ये ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं। क्लियर हुई ये चीज, न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, ब्लड के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं। हॉर्मोन्स ट्रैवल थ्रू ब्लड, स्लोअर रिस्पॉन्स होता है इनका, जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं होता है, ठीक है। आपने गर्म चीज को अगर टच कर दिया है, तुरंत आपके न्यूरॉन्स ने आपको मैसेज दिया कि वो गर्म है, तुरंत आपने अपना हाथ वहां से विड्रॉ कर लिया, तुरंत अपना हाथ वहां से आपने हटा लिया। ये आता है नर्वस सिस्टम के अंदर। हार्मोनल सिस्टम के अंदर जो हॉर्मोन्स है वो यूज किए जाते हैं, और हॉर्मोन्स आपके ब्लड के अंदर होते हैं, ब्लड के अंदर ट्रैवल करते हैं। स्लोअर रिस्पॉन्स रहता है और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स रहते हैं। सिमिलैरिटी क्या है, बोथ हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दोनों के दोनों ही हेल्पफुल हैं आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम के ऊपर। समझ में आई, दोनों की दोनों चीजें मैंने क्लियर कर दी है, नर्वस सिस्टम भी और हार्मोनल सिस्टम भी। चलो लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। What is the difference between the manner in which movement take place in sensitive plant and movement in our legs? हमारे लेग्स में जो मूवमेंट होता है और इसके अलावा जो सेंसिटिव पार्ट, जो सेंसिटिव प्लांट होता है उसमें जो आपको मूवमेंट देखने को मिलता है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है। चलो फटाफट से देखते हैं। मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट, सबसे पहला देखते हैं कि सेंसिटिव प्लांट जो है वो किस तरीके से मूव करता है। ड्यू टू चेंजेस इन वाटर कंटेंट इन सेल्स, जो भी सेल्स के अंदर, प्लांट सेल के अंदर जितने भी वाटर, जो भी आपका वाटर कंटेंट है, आपको बोला गया है कि वाटर कंटेंट सेल में जितना प्रेजेंट होता है, जितने भी उसमें चेंजेस हैं, बेसिकली आपके प्लांट सेल के अंदर जो वाटर कंटेंट में चेंज आएगा ये उस वजह से होता है। क्लियर हुई, ठीक है। कोई मसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं तो मूवमेंट क्या होता है, काफी धीरे होता है, स्लोअर है। समझ में आई ये चीज। तो ये होता है ड्यू टू द वाटर कंटेंट प्रेजेंट इन एनी काइंड ऑफ सेल। क्लियर हुई ये चीज, वेल एंड गुड जी। एग्जाम्पल है फोल्डिंग ऑफ मिमोजा लीव्स, जो छुई मुई का पेड़ होता है ना, कुछ लोग भी छुई मुई होते हैं वैसे मैं बता दूं, पर यहाँ पर ये पेड़ की बात हो रही है। जैसे ही आप उसको छुओगे वो बंद होने लगता है ना। तो यही है मिमोसा लीव्स जो है, ठीक है, उसका आपको मूवमेंट दिखाया गया है। देखो वो एकदम बंद नहीं होता है, वो धीरे 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 उसका रिस्पॉन्स आता है। समझ में आई। तो ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है वाटर कंटेंट की वजह से। क्लियर हुई ये चीज, ठीक है जी। अब आते हैं मूवमेंट इन ह्यूमन लेग्स। अब आते हैं कि ह्यूमन लेग्स में किस तरीके से मूवमेंट होता है और वो कैसे इससे अलग है। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ह्यूमन लेग्स में आपको मसल्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपके जो मसल्स हैं, बेसिकली जो आपके लेग्स हैं, या जो आपका रिस्पॉन्स है वो क्या है, वो फास्टर है। प्लांट्स में मसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स में मसल्स आपके प्रेजेंट नहीं है तो मूवमेंट कैसा है, स्लोअर है। लेकिन एनिमल्स में प्रेजेंट है, तो एनिमल्स का जो मूवमेंट है, या फिर ह्यूमन बींग्स का, या ह्यूमन बींग्स के लेग्स का जो मूवमेंट है, दैट इज व्हाट
दैट इज फास्टर एज कंपेयर टू द मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट्स, ठीक है। तो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, जो मसल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और मूवमेंट जो है वो कैसा होता है, फास्टर होता है, जल्दी से होता है। एग्जाम्पल दे रखा है वॉकिंग एंड रनिंग। समझ में आया? तो आई होप आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आए होंगे। 12 के 12 क्वेश्चन हम लोगों ने खत्म कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए एक तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, फटाफट से अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, फटाफट से लाइक कर दो सेशन को, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, क्लास 10th। ओके, थैंक यू।